हाँ जी। अब बात आती है जीएपी की और जीएफसीपी। व्हाट इज जीएपी? ये पूछ सकता है आज नहीं तो किसी और एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज जीएपी? जीएपी इज गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड जीएफसीपी क्या है? तो ई चरक की भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ई चरक का मतलब है ई चैनल फॉर हर्ब एरोमेटिक रॉ मटेरियल एंड नॉलेज। चलिए कल वाली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 ये सब हम देख चुके थे। हाँ जी, सबसे पहले हमने बात की थी 12 इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, एंड देन 5 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें से हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है CCRAS, ओके, और 2 सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। कौन कौन सा था? NMPB और PCIMNL, ठीक है। आज हम ये तीनों चीज़ देखेंगे और इसके बारे में जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं सारी आपको बता दूंगा। हिस्ट्री से लेकर सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ये सब हम देख चुके थे। चलिए चलते हैं। हाँ जी, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आपको मैं एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें जो 12 इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लोकेशन, ठीक है, ये उनकी लोकेशन है, ये ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, और ये 12 की 12 जो इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल इंस्टीट्यूट, उनका एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ से आप याद कर लीजिएगा अगर आपको ऊपर हौच पौच लग रहा है, ठीक है। ये सिंपल एक टेबल है, इसको याद कर लेना, ओके। चलिए अब बात करते हैं रिसर्च काउंसिल्स, ठीक है। रिसर्च काउंसिल में मैं एक बार बता दूं कि पहले हमने पढ़ा था कि 5 जो सेंट्रल हैं, ठीक है, जिसमें कि आयुष की 5 आ गए, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथ, ठीक है। 19 मैंने आपको रीजनल बताए थे। 19 तो रीजनल हो गए और कुछ हो गए सेंट्रल, ठीक है। ये काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल है। इस सेंट्रल काउंसिल के नीचे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कुछ स्टेट के अंदर आते हैं और कुछ सेंटर के अंदर आते हैं। स्टेट के अंदर जितने आते हैं वो 19 है उनके नंबर, और उनको रीजनल बोलते हैं, ठीक है। और ये आए सेंट्रल, CARI, सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी हो गया जैसे कि, ठीक है, और न्यू दिल्ली हो गया, एक न्यू दिल्ली में भी है। ऐसे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि CCRAS की डायरेक्ट अंडर में है, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब ये देख लेते हैं कि स्टैब्लिशमेंट कब कब हुआ। अगर हम अपने लिए बात करें, आयुर्वेदा से रिलेटेड बात करें, तो हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट। CCRAS कब स्टैब्लिश हुआ? 1979 में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है या कहाँ पर स्टैब्लिश है वो है दिल्ली। याद करने के लिए आसान है, आयुर्वेदा, योगा एंड यूनानी, इन तीनों का स्टैब्लिशमेंट एक ही ईयर में हुआ और एक ही जगह पर हुआ, दिल्ली में। और अगर बात करें हम होम्योपैथी की, उसका जो सेंटर है वो दिल्ली में ही है और 78 में वो स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। और सबसे पहले आया था सिद्धा का रिसर्च काउंसिल, ओके, जो कि चेन्नई में स्टैब्लिश है। यानी कि पहले चेन्नई के अंदर स्टैब्लिश हुआ, फिर उनको पता लगा, उनको ये लगा कि चेन्नई से रेगुलेट करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सारे जो सेंट्रल काउंसिल हैं वो दिल्ली के अंदर स्टैब्लिश करे। सबसे पहले आया होम्योपैथी, देन उसके बाद आयुर्वेदा, यूनानी और योगा, ठीक। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CCRAS के बारे में, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। CCRAS, ये इसका लोगो है, ठीक है। CCRAS की फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ठीक है। आयुर्वेदिक साइंसेस के अंदर उसकी रिसर्च को लेकर जो भी रिसर्च होती है, ठीक है, आयुर्वेदिक साइंस के अंदर जो भी रिसर्च होती है उसको एक तरीके से सुपरवाइज करना। एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च ऑन साइंटिफिक लाइन इन आयुर्वेदा एंड सोवा रिग्पा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि CCRAS के अंदर आयुर्वेदा के अलावा सोवा रिग्पा भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया ना कि आयुष इंक्लूडेड है, आयुष के सारे सेंट्रल काउंसिल हैं, तो इसमें सिद्धा आता है, सोवा रिग्पा नहीं आता है। इसलिए उन्होंने फिर ये सोचा कि सोवा रिग्पा जो बाद में आया उसको, सोवा रिग्पा को CCRAS के अंदर ही इंक्लूड कर दिया। रादर CCRAS या सेंट्रल काउंसिल दूसरी बनाने के बजाय उन्होंने इसी में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, जो सोवा रिग्पा है कौन से सेंट्रल काउंसिल के अंदर आता है, तो वह CCRAS के अंदर ही आता है, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ? 1979 के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। एपेक्स बॉडी है किस चीज में? फॉर्मुलेशन में, कोऑर्डिनेशन में, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, ओके। आगे चलते हैं। दिस काउंसिल केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द फॉर्मर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। पहले होम्योपैथी, ठीक है, और इंडियन सिस्टम यानी कि आयुर्वेद, दोनों एक साथ मर्ज थे। उसके बाद क्या हुआ? एक एक्ट आया जिसने इन दोनों को बाइफर्केट कर दिया। इसके बाद CCRH बना और CCRAS बना, ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। CCRAS का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों CCRAS बना? क्यों CCRAS की जरूरत पड़ी? तो क्यों जरूरत पड़ी? टू डेवलप साइंटिफिक एविडेंसेस इन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। क्योंकि आज के टाइम पे मॉडर्न साइंस हमसे यही मांगती है कि क्या एविडेंसेस हैं आपके लिए, आपके पास, ठीक है ना। इसीलिए CCRAS का बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये रिसर्च काउंसिल है ना, तो रिसर्च करके ये एविडेंस जनरेट करेगी, ठीक है, टू ब्रिंग आयुर्वेदा टू द पीपल थ्रू साइंटिफिक इनोवेशंस रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक्स, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एज वेल एज
ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। अब तक CCRS 11 टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी है जो उसके नाम पर पेटेंट है। ओके, आगे चलते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है लास्ट ईयर से, जैसे ही आपने देखा कि जर्नल के बारे में पूछा गया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी बड़े इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जर्नल एक बार याद कर लिए जाएं, ठीक है। जब उनकी जर्नल्स याद करने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा CCRS के जर्नल। CCRS के अंडर में 3 जर्नल, पहला जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, ये ड्रग रिसर्च है, ये ओनली रिसर्च है, ठीक है। जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जर्नल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, ठीक है। इनकी मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको पहला पार्ट अच्छा लगा है या आपको उससे नॉलेज गेन हुई, ठीक है, आपने उस पर टाइम स्पेंड किया है और आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, उसको जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, हाँ, दीज आर द 3 journals of CCRES. First one, Journal of Drug Research in Ayurvedic Medicines, Ayurvedic Sciences, ठीक है। दिस वन इज जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इसमें ड्रग वर्ड नहीं आया है, ठीक है। और एक है जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आप याद कर लेना, तो JDRAS, JRAS और ये हो गया JIMH, ठीक। आगे चलते हैं। और बहुत सारे टीचर्स बार बार आयुष जी के नाम पे हमें बार बार ये पढ़ाते हैं, या आपने भी पढ़ा होगा कि 5 पोर्टल लॉन्च किए थे, तो वो किसने किए थे? सबसे पहली बात आती है वो CCRS ने किए थे। CCRS ने वो 5 पोर्टल डेवलप किए और उनको लॉन्च किया। कब किया? वो डेट थी 5 जुलाई 2021, ठीक है। आज से 2 साल पहले ये पोर्टल्स को लॉन्च किया गया, ठीक है, बाय एक्स मिनिस्टर ऑफ आयुष नेम्ड एज श्री किरण रिजिजू, ठीक है। लॉन्च्ड 5 पोर्टल्स डेवलप्ड बाय CCRS। इन पोर्टल्स की ना फुल फॉर्म याद होना जरूरी है। एक बार को इनका क्या काम है वो याद ना हो चलेगा, लेकिन एक तो ये याद होना चाहिए कि CCRS ने 5 पोर्टल लॉन्च किए थे। कब किए थे? 2021 में किए थे। क्या नाम थे उनकी, शॉर्ट फॉर्म्स क्या थी और उनकी फुल फॉर्म क्या, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक CTRI था, एक अमर था, एक शाही था, एक मेरा था और एक RMIS था। फर्स्ट CTRI, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, ठीक है। जो भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनको CTRI के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। ये पोर्टल ऑलरेडी मॉडर्न जो साइंस है, एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी पहले से उनके लिए ये पोर्टल ओपन है, मतलब उनके लिए डेवलप्ड है। लेकिन जब लगा कि आयुर्वेद में भी इसकी ज़रूरत है, तो अभी 2021 में CCRS ने ये लॉन्च किया आयुर्वेद के लिए। उसमें आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी भी आ गई। आगे चलते हैं। अमर, आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी, ठीक है। शाही, शोकेश ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स पोर्टल। जरूरी है एक बार याद कर लेना, कुछ 1-2 वर्ड को घुमा फिरा के देके आपसे पूछ ले, ठीक है, कि कौन सा वाला सही है। तो एक एक वर्ड कहाँ कहाँ पर है और उस वर्ड से क्या बन रहा है वो जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आयुष की जगह आयुर्वेदिक दे दिया, आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये आयुर्वेदिक ही है, लेकिन यहाँ पर आयुष है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक वर्ड जरूरी है। मेधा, मेडिकल हेरिटेज एसोसिएशन एंड कैटलॉग, ठीक है। RMIS, रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, काफ़ी पुरानी बात हो गई है कि सितंबर 2021 के अंदर CCRS ने सेलिब्रेट किया था राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है। ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं आएगा, काफी पुरानी बात हो गई है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अभी हमने देखा जुलाई 21 की बात हो रही है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सितंबर 22 की बात करते हैं। सितंबर 22 में क्या हुआ? CCRS ने एक इनिशिएटिव लिया, किस लिए? रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने क्या बोला कि एक स्पार्क स्कीम आई, जिसमें क्या बोला गया कि स्टूडेंट्स जो कि UG स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, UG स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो रिसर्च फील्ड में आए, उसके लिए स्पार्क योजना कह लीजिए या स्कीम कह लीजिए। तो देख लीजिए, CCRS हैज इनिशिएटेड द स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च स्कीम। ये इसकी हो गई फुल फॉर्म, ठीक है। स्टूडेंटशिप, इट इज नॉट स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च स्कीम, दैट इज स्पार्क, इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए और वो एप्टीट्यूड लाने के लिए फॉर रिसर्च, ठीक है, अमंग आयुर्वेदा अंडर ग्रेजुएट। जो भी UG स्टूडेंट्स हैं यानी कि BMS में हैं, उन बच्चों के अंदर एक तरीके से कह लीजिए तो रिसर्च का जो एक बीज है वो डालने के लिए, सो दैट आगे जो वो रिसर्च करे उसके बेसिक्स क्लियर हो। स्पार्क स्कीम आई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स टू फैमिलियराइज देमसेल्फ विद रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक, ठीक है, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, सो दैट रिसर्च एक अप्रोप्रिएट तरीके से हो, एक अच्छे लेवल की रिसर्च हो, ठीक है। उसके लिए स्पार्क आया ताकि अंडर ग्रेजुएट UG में ही स्टूडेंट को थोड़ा रिसर्च के बारे में, उसकी मेथोडोलॉजी के बारे में पता लग जाए,
ठीक है ना। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम द सिमिलर प्रोग्राम कंडक्टेड बाय ICMR एंड CCR। ऑलरेडी ICMR और CCRH के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब होम्योपैथी के अंदर और जो एलोपैथी के अंदर, ऑलरेडी इस स्कीम के थ्रू फ़ायदा उठा चुके हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। तो अब आयुर्वेद यानी कि CCRS ने सोचा कि क्यों ना हम इसे आयुर्वेद में भी लॉन्च करें। और ऐसा नहीं है आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, 25,000 है पर मंथ के लिए फॉर 2 मंथ्स ड्यूरेशन। 2 महीने की ड्यूरेशन इसमें आपको काम करना है। हर महीने आपको 25,000 रुपीज़ का एक स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, टू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च और टू लर्न द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड टेक। स्पार्क क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ऑलरेडी किस किस में स्पार्क स्कीम चल रही थी, कितने रुपए मिलते हैं और किन स्टूडेंट्स के लिए है जो BMS कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, जिसने नहीं किया है। आगे चलते हैं, कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। CCRS और NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ने लॉन्च किया स्मार्ट के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, सुना होगा, ठीक है। स्मार्ट क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशन। ये टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए है। टू बूस्ट R&D इन आयुर्वेद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसको बूस्ट करने के लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। किस चीज में? आयुर्वेदा। कब लॉन्च हुआ? ये हुआ 2 जनवरी 2023। देखिए इसी साल, और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आने के फुल चांसेस की। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसी साल आया है। इसी साल CCRS और NCISM ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ये दोनों भी याद होनी चाहिए, CCRS और NCIS, ठीक है। आगे चलते हैं। एक MOU हुआ किसके बीच में? CCRS के इंस्टीट्यूट CARI न्यू दिल्ली के और VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग के बीच में। किस चीज को लेके? द फर्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट इन एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट का क्लिनिकल इवैल्यूएशन इन एलर्जिक राइनाइटिस। इसको लेके इन दोनों के बीच में एक MOU हुआ। और सेकंड प्रोजेक्ट, मतलब इसी MOU का सेकंड प्रोजेक्ट क्या था? द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा इंटरवेंशंस इन द मैनेजमेंट ऑफ मेनोरेजिया, रक्त प्रदर, ठीक है। और दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल। मतलब ये दोनों इंस्टीट्यूट CARI न्यू दिल्ली और VC सफदरजंग, इन दोनों मिलके एलर्जिक राइनाइटिस पे क्लिनिकल ट्रायल करेंगे और एक मेनोरेजिया यानी कि रक्त प्रदर पर एक क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, ठीक है। ये भी अभी रिसेंट ही हुआ है, तो याद रखना किस किस के बीच में MOU है। एक तो ये याद रखना जरूरी है, VMMC और CARI CCRS का जो इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं। एक MOU और हुआ है, वो किसके बीच में हुआ? CCRAS एंड JNU के बीच में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बीच में हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या स्टार्ट किया? ए सेंटर फॉर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट एंड ए रिसर्च फैसिलिटी ऑन द JNU कैंपस फ्रॉम 25 जनवरी 2020। एक सेंटर चालू हुआ है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का, और रिसर्च फैसिलिटी शुरू हुई कहाँ पर? JNU कैंपस के अंदर। कब से? 25 जनवरी 2023। ये 3 अपडेट थी। पहली स्मार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा VMMC और CARI के बीच में 2 क्लिनिकल ट्रायल होंगे, किस किस पे? एक एलर्जिक राइनाइटिस, दूसरा मेनोरेजिया। और तीसरा JNU के कैंपस के अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और रिसर्च फैसिलिटीज चालू, उसके लिए एक सेंटर ओपन हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको बताया था कि CCRAS के नीचे कुछ सेंट्रल और कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। उनमें से 2 सेंट्रल इंस्टीट्यूट को, जिसमें से एक का नाम है सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, CARI न्यू दिल्ली एंड CARI झांसी उत्तर प्रदेश, इनको एक्रेडिशन मिला है। किस चीज का? इसको मिला, फर्स्ट वाले को मिला NABH का, और सेकंड झांसी वाले को मिला NABL। NABH का नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरी। ये एक एक्रेडिटेशन एजेंसी है, ये एक्रेडिटेशन देती है, कुछ NABH देती है हॉस्पिटल्स को और NABL देती है लेबोरेटरी को। तो अभी किन किन को मिला? अभी बहुत ही रिसेंटली, विद इन 2 और 3 मंथ बैक ही ऐसा हुआ है। तो ये याद रखना है। कहाँ का? ऐसे याद कर लीजिए कि हॉस्पिटल बड़ी चीज़ है लैब से, तो जो हॉस्पिटल है वो दिल्ली के अंदर होगा। तो NABH का जो एक्रेडिटेशन मिला है वो दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट को मिला है CARI, और जो NABL का है वो मिला है झांसी, यानी कि जो आउटसाइड दिल्ली है। CCRAS के द्वारा डेवलप्ड कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जो कि बार बार बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और गोविंद पारिक के अंदर भी दी हुई है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि कुछ छूट ना जाए, इसलिए मैंने गोविंद पारिक का वो पेज भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, सो दैट आपको यहीं पर सब कुछ याद हो जाए, आपको अलग से कहीं जाना ना पड़े। कुछ रीसेंट फॉर्मुलेशन है जो गोविंद पारिक में काफ़ी दिनों से छपती हुई आ रही है, उसके अलावा कुछ अपडेट्स भी हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। देख लेते हैं। आयुष 64 एंटी मलेरियल ड्रग है ये, 55 ईयरी आयुष 55, हाइपोलिपिडेमिक
और मेदोहर प्रभाव है, ठीक है। आयुष 56, ये 55 हो गया, ये 56 है। 56 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं? एक मूवी थी या कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, डायलॉग याद आ रहा है कि अब तक 56, ठीक है। अब तक 56 शायद मर्डर की बात हो रही है वहाँ पे। तो अगर आपको पता लगे कि किसी इंसान ने अब तक 56 मर्डर कर रखे हैं, उसके सामने जो इंसान खड़ा हुआ है जिसने अब तक 56 मर्डर किए हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो कि सामने वाले को शौक आया, और शौक कौन सा था? एपिलेप्टिक था, ठीक है। आगे चलते हैं। आयुष 82, ठीक है। ये मधुमेह नाशक यानी कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। डायबिटिक मेलाइटिस के लिए ये मेडिसिन डेवलप हुई है, सीसीआरएस ने करी है, ओके। इसके बाद देखते हैं आयुष 57 भी है। आयुष 55, 56 एंड 57। 57 किस लिए? शित्रनाशक है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्ब तिक्तम, सोरियासिस के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए और ड्यूडेनल अल्सर के लिए, ओके। आयुष पोषक योग एंड पेय किस लिए? इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, एंटी स्ट्रेस एंड जनरल हेल्थ प्रमोशन के लिए डेवलप की है ये सीसीआरएस ने, ठीक है। शुंठी गुगलू, हम सभी को पता है कि आम को पचाने के लिए आम बात में शुंठी का यूज किया जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और पेन उसमें होता ही है, तो पेन के लिए मान लीजिए गुगलू, और शुंठी मान लीजिए आम बात के लिए, मतलब कि आम के लिए। तो शुंठी गुगलू तो इजी है याद करना कि आम बात में रूमेटॉइड आरे में देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देंगे, तो ये शुंठी गुगलू आरे के लिए। क्षार सूत्र एनोरेक्टल डिजीज। आयुष बाल रसायन फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ इन चिल्ड्रंस, ठीक है। आयुष गुटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया एंड फीवर इन चिल्ड्रन। आयुष एसजी नाम से भी एक ड्रग डेवलप्ड है जो कि एंटी रूमेटिक है, एंटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो बनाई हुई है। तो संदिग्ध वात ऐसे कुछ याद कर लो उसको बना। संदिग्ध वात वैसे तो ओए है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे संदिग्ध वात को ओए ना मान के आर मान लीजिए, ठीक है, ऐसे याद करिए संदिग्ध। इसमें से देख लेते हैं आयुष्मान 8 मेधावर्धक। आयुष्मान, आयुष्मान से देखो अभी कोई भी ऐसी ड्रग नहीं आई जिसके आगे पीछे आयुष्मान लगा है। तो अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या आयुष्मान भवा, तो एक तरीके से वो हम उसको अंदर मेधावर्धक या उसकी आयु वर्धक के लिए हम देते हैं, आयु बढ़ने के लिए, तो उससे याद रख सकते हो कि मेधावर्धक है ये ठीक है। 777 ऑयल बहुत कॉमन है सोरियासिस के लिए। पुष्कर गुगलू IHD इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। बाल रस फॉर इम्यूनिटी, पिप्पली योग, गर्भ निरोधक। क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर? पिपली, बिडन, टंकन, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ये सीसीआरएस की वो ड्रग्स हैं जिन पर अभी काम चल रहा है, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस एक डाल दी है कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। जो बच्चा क्यूरियस है वो पढ़ सकता है, बाकी अभी एग्जाम के लिए जो बिल्कुल जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वो छोड़ के चले, इसको कोई जरूरत नहीं है इसको देखने की भी, वरना आप पीछे वाली से भी कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। अगर एग्जाम खत्म हो जाता है तो बाद में आइए वीडियो देख लीजिएगा और यहाँ से इसको याद कर लेना अगर किसी को लगे कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीसीआरएस हमारा कंप्लीट होता है। अब हम दूसरी जो सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, दो जो सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, पहले हमने बात करी थी ना एनएमपीबी, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना आपको एक हायरार्की पता रहे। हायरार्की नहीं पता होगी ना तो आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन अगर किसी को याद है तो वो ज्यादा इसमें दिमाग ना लगाए। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी डाल दी हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो कोई पर्पस नहीं था मेरा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी आयुष जी पे काफ़ी वीडियो हैं यूट्यूब पे। तो जस्ट रीसेंट अपडेट और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, बस इसी वजह से मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया, ओके। अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर दो सबऑर्डिनेट ऑफिस थे, बात हुई थी ना, उन दो सबऑर्डिनेट ऑफिस के नाम क्या थे? एक एनएमपीबी था और दूसरा PCIM&H, ठीक है। वो जो PCIM&H है वो ये है, क्या है? भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, ठीक है। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं क्या है कैसे है। ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है, मैंने बता दिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन, मतलब पहले ये PCIM ही था, H नहीं था, होम्योपैथी इंक्लूडेड नहीं था। 2010 में जब ये बना तो PCIM था। उसके बाद 2014 के अंदर होम्योपैथी वाज इनकॉर्पोरेटेड एंड द कमीशन वाज रीनेम्ड एज PCIM&H, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इससे थोड़ी सी अगर मैं और पीछे जाऊं तो आपको बताऊं मैं, 1962 में आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी अलग थी, सिद्धा फार्माकोपिया कमेटी अलग थी जो कि 75 में स्टैब्लिश हुई, यूनानी की फार्माकोपिया कमेटी अलग थी UPC नाम से, ये स्टैब्लिश हुई 1964 में, और होम्योपैथी की अलग थी जो कि 62 में स्टैब्लिश हुई, और बाद में इन सबको मिला के PCIM&H के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे, अभी हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। टू सेंट्रल लेबोरेटरीज नेमली फार्माकोपियल लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन दैट इज PLIM एंड होम्योपैथिक फार्माकोपियल लेबोरेटरी दैट इज HPL, दोनों स्टैब्लिश हुई थी एज सबऑर्डिनेट ऑफिस। लेकिन बाय द टाइम ये दोनों लेबोरेटरी इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी वाली ये PCIMH के अंदर आ गई। PCIM हैज रीस्टैब्लिश्ड एज ए सबऑर्डिनेट ऑफिस, और जब ये PCIMS बन गया ना तो इसको सबऑर्डिनेट ऑफिस बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर,
और इसके अंदर ये दोनों मर्ज करके डाल दिए गए। बाय मर्जिंग इनटू इट द टू सेंट्रल लैबोरेटरीज नेमली एज PLIM एंड HPL। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर से अलग हुई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तब क्या किया गया, एक PCIMH नाम से एक सबऑर्डिनेट ऑफिस बना दिया गया और उस सबऑर्डिनेट ऑफिस के अंदर ये जो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट ऑफिस बने हुए थे इन दोनों को मर्ज करके PCIMH के अंदर डाल दिया। ठीक है, चलिए क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली, तो इसका क्या काम है, टू डेवलप फार्माकोपियाज फॉर ड्रग फॉर्मुलेशंस ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्यो। ये फार्माकोपिया को डेवलप करता है। ठीक है, वो ड्रग भी हो सकती है, फॉर्मुलेशन भी हो सकती है, इंडियन मेडिसिन की हो सकती है या फिर होम्योपैथी की हो सकती है। ठीक है, इसका काम फार्माकोपिया डेवलप करना है। ठीक है, टू रिवाइज अपडेट और अमेंड द पब्लिश्ड फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक तरीके की बुक है जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। अच्छा, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि जो PCIMH के अंदर जो फार्माकोपियाज हैं वो दो तरह के हैं। एक आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, दूसरा आयुर्वेदिक फार्मुलरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है वो रेड कलर की होती है और फार्मुलरी जो है वो ब्लू कलर की है। ठीक है, दोनों के बहुत सारे वॉल्यूम, बहुत सारे पार्ट्स में अवेलेबल है। तो जब आप MD में सिलेक्शन लेते हैं उसके बाद में आपको ये पढ़ना पड़ता है। मतलब कि MD के फर्स्ट ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि API के अंदर कितने वॉल्यूम हैं, किस वॉल्यूम में कितनी ड्रग्स हैं, कितनी ड्रग्स या कितने योगों के बारे में बताया हुआ है, तो वो एक नंबर है, वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसी PPT में मैंने आगे डाल दिया है सो दैट कभी आगे इन फ्यूचर आपको काम आ जाए, या फिर अभी भी आप एक बार याद रख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली नंबर दोनों में से इसका कितना कितना है। तो हम बात कर रहे थे कि इसका क्या काम है। एक तो डेवलप करना ड्रग फॉर्मुलेशंस को ऑफ इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी की। ठीक है, टू डेवलप फॉर्मुलरीज ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, टू रिवाइज एंड अपडेट द पब्लिश्ड फार्माकोपिया, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड फार्माकोपिया है या फॉर्मुलरीज हैं, जो फॉर्मुलरीज हैं उनको अपडेट करना और रिवाइज करके दोबारा से एक नया एडिशन निकालना, ये इसका। टू पब्लिश कंपेंडिया सप्लीमेंट्री to pharmacopoeia, formulary of Indian medicine and homeopathy, and other related scientific regulatory information pertaining to functional area of PCI and MH। ठीक है, ये एक तरीके से एक्ट करती है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग कम एपिलेट लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी। ठीक है ना, ये जो PCIMH है ना, ये एक तरीके से सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग एजेंसी या लेबोरेटरी की तरह काम करती है हमारे लिए यानी कि इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, अभी कब की बात है ये, इसमें डिटेली, हाँ देखिए अभी क्या हुआ है, 20 जनवरी 2023 को PCIMH को फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी को NABL का सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, और ये अभी की बात है इसलिए आ सकता है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के मिलने का मतलब क्या है कि जो ये लेबोरेटरी है, ये जो लेबोरेटरी को मिले, सबसे पहली बात NABL का मतलब, L का मतलब यहाँ पे लैब ही है, लेबोरेटरी ही है। ठीक है, तो ये किसी लैब को ही मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, इस सर्टिफिकेट के मिलने का मतलब है कि वो जो लैब है वो एक सर्टेन SOP को फॉलो करती है और वो जो NABL के द्वारा जो डेवलप क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करती है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड इन एनी काइंड ऑफ फील्ड। जब NABL मिल रहा है तो लेबोरेटरी की फील्ड में एक सर्टेन मार्कर सेट कर दिया गया है NABL के द्वारा। अगर कोई भी लैब उसको फुलफिल करती है तो उसको NABL का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि NABL का सर्टिफिकेट मिला हुआ है PCIMH को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे API और AFI के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। तो API क्या है? It is a legal document of standard for the quality of Ayurvedic drugs to provide us some uniformity in Ayurvedic medicines marketed so far as their identity, purity and strength are concerned। Actually ये जो API है ये एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए है आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मार्केट। अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो इसकी पार्ट 1 में, API के पार्ट 1 में 9 वॉल्यूम। ठीक है, अगर सिंगल ड्रग के मोनोग्राफ की बात करें तो 645। ओके, पार्ट 1 9 वॉल्यूम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। बस मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता हमें एग्जाम का कि क्या पूछ लिया जाए। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो वो कलर याद रखना है। ठीक है, API और AFI का, तो फॉर्मुलरी का कौन सा कलर था? ब्लू कलर था। और फार्माकोपिया का कौन सा कलर था? रेड कलर था। ठीक है ना। अब जो फार्माकोपिया है रेड कलर की, उसके अंदर कितने पार्ट हैं? उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर 9 वॉल्यूम है। ये ऐसे याद कर लीजिए, 19 तो पार्ट 1 वॉल्यूम 9। आगे चले, पार्ट 2 के अंदर 3 वॉल्यूम है। पार्ट 1 के अंदर 3 वॉल्यूम है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कितने मोनोग्राफ है ये दे रखा है। ठीक है, तो पार्ट 2 वॉल्यूम 3, पहले का 19 हो गया, सेकंड वाले का मतलब सेकंड वॉल्यूम का 23, मतलब कि 3 उसके अंदर वॉल्यूम हो, 19 20। ये हो गया पार्ट, ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, अभी आपके लिए इतना ही याद रखिए, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना। फॉर्मुलरी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, वो बाद में जब आप
एमडी में आए। चलिए अब पढ़ते हैं एनएमपीबी के बारे में, जो सेकंड सबऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है। एनएमपीबी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है। ये इसका लोगो है, थोड़ा सा ब्लर है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। द बोर्ड इज वर्किंग अंडर एमओए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में काम कर रहा है बोर्ड। इन ऑर्डर टू प्रमोट, क्या काम है? प्रमोट करने के लिए मेडिसिनल प्लांट सेक्टर, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी वाइड रेंज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इतनी वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा है, मेडिसिनल फ्लोरा है, तो उसको मैनेज करने के लिए ही एनएमपीबी बेसिकली स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट, एक बोर्ड बनाना पड़ा अलग से, उन सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करके रखने के लिए, उनको उनके बोटेनिकल नेम्स या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, एक डेटाबेस तैयार करने के लिए हमें उसके लिए एक बोर्ड की जरूरत पड़ी, जिसका नाम था एनएमपीबी, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रमोट the medicinal plant sector, the government of India set up National Medicinal Plant Board NMPB on 24th November 2000, ठीक है। 2000 आज से लगभग 23 साल पहले ये आ चुका था। ओके, NMPB has established by the government of India to coordinate, क्यों हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट? तो उसका रीजन है कि to coordinate all matters relating to medicinal plant and support policies and programs for the growth of trade, export, conservation and cultivation। समझ में आ गया ना? बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट करने के लिए वो सारा मैटर जो कि मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड है, उनकी पॉलिसीज को रिलेटेड है, प्रोग्राम्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन, ठीक है। ओवरऑल एनएमपीबी मेन ऑब्जेक्टिव इज द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट सेक्टर थ्रू डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑन मेडिसिनल प्लांट। वेरी क्लियर? ओके, चले आगे। चलिए, दिस डेटाबेस इनकॉर्पोरेट्स, इस डेटाबेस में, एनएमपीबी के डेटाबेस में कितने बोटेनिकल नेम्स हैं? 7263, ठीक है। और वर्नेकुलर नेम्स की बात करें अगर इनके डेटाबेस में, इन्हीं बोटेनिकल नेम्स के कम से कम 1.5 लाख 1.5 लाख वर्नेकुलर नेम्स मेंशन है इन 10 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस, मोर देन 5000 ऑथेंटिक इमेजेस ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। बेसिकली समझ में आ गया ना आपको इसका काम? एक डेटाबेस तैयार करना, मेडिसिनल प्लांट को एक जगह इकट्ठा करना, उसको प्रमोट करना, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट को देखना, कल्टीवेशन को देखना, उसके ट्रेड को देखना, ठीक है। इसी वजह से एनएमपीबी बोर्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब बात आती है जीएपी की और जीएफसीपी। व्हाट इज जीएपी? ये पूछ सकता है आज नहीं तो किसी और एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज जीएपी? जीएपी इज गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड जीएफसीपी क्या है? गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। इन ऑर्डर टू एनकरेज जीएपी एंड GFCP in medicinal plants and enhance quality and safety of these plants, the NMPB in collaboration with QCI has launched VCSMP। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसी ब्रीफ कर देता हूँ। क्या हुआ, एक स्कीम आई, उस स्कीम का नाम था वॉलंटरी सर्टिफिकेशन फॉर मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस। क्यों आई? पहला काम था GAP को एनकरेज करने के लिए, GFCP को एनकरेज करने के लिए। किस किस के कोलैबोरेशन से? NMPB और QCI की। बस यही है, हमें मेडिसिनल प्लांट को एक गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की तरह करना है, और वो कैसे करना है उसको एनकरेज करने के लिए, और उसके कलेक्शन को, गुड कलेक्शन को करने के लिए एनएमपीबी ने QCI के साथ मिलके ये स्कीम लॉन्च। व्हाट इज दैट स्कीम? वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है। ये भी पढ़ाते हैं बहुत सारे टीचर, मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बार फुल फॉर्म तो पता ही होनी चाहिए चारों की, GAP की, GFCP की, QCI की, NMPB की और VCSMPP, ठीक है। और एक यहाँ पर आता है ई चरक, तो ई चरक की भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो ई चरक का मतलब है ई चैनल फॉर हर्ब एरोमेटिक रॉ मटेरियल एंड नॉलेज। ये प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन द मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। और ये जो ई चरक प्लेटफॉर्म है वो किसने डेवलप किया? NMPB ने और CDAC, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, इन दोनों ने मिलकर ई चरक स्टैब्लिश किया। ई चरक की फुल फॉर्म ई चैनल फॉर हर्ब एरोमेटिक रॉ मटेरियल एंड नॉलेज। इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, ठीक है। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है। अगली वीडियो में NIIHM के बारे में, रिसर्च पोर्टल्स के बारे में, सॉरी यहाँ पे धारा है ये, ठीक है, धारा के बारे में, नेशनल आयुर्वेदिक मिशन के बारे में, वृक्ष आयुष योजना क्या थी, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेड ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष संजीवनी ऐप क्या है, NCISM, इन सब के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।